ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बेटा सिंपल तौर पर जो है वो बॉडी में ड्रग की तकसीम होती है। अब देखें ये जो दवाई है ना, दवाई ये खून में आती है। किस में आती है? खून में आती है, खुराक की नाली से। आप जानते हो ना कि खुराक की नाली से, जो मैंने कल आपको बात बताई थी, खुराक की नाली से खून में दवाई का आना, ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये ड्रग एब्जॉर्प्शन थी। अब खून में दवाई आ गई, ठीक है ना। अब खून से दवाई का पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट होना, फैल जाना, तकसीम होना पूरे। अब खून पूरी बॉडी में जाता है। अब खून अगर पूरी बॉडी में जाता है तो उस खून के साथ दवाई पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है ना, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इसकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं ना कि दवाई जो आप खाते हो उसका फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी है। देखो फ़र्ज़ कर लो अगर आपकी जो बेटा टांग में दर्द हो रहा है, आपकी लेग्स में पेन हो रहा है, आप एक पेन किलर खाते हैं तो वो सिर्फ टांगों में ही नहीं जाएगी, वो पूरी बॉडी में जाएगी। आपकी लेग्स में उसका फ़ायदा है, टांग में आपको फ़ायदा मिलेगा कि दर्द कम हो जाएगा, लेकिन बाकी बॉडी के सारे हिस्से में उसका नुकसान है, क्योंकि वहाँ तो आपको फ़ायदा नहीं चाहिए था उसका, ठीक हो गया ना। तो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में दवाई की जो तकसीम होती है, दवाई जो जाती है, इसको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा ख्याल है मेरी बात आपको समझ आई होगी। चले, अब यहाँ पे ना बेटा एक लफ्ज़ जो है वो शेयर किया हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मैं ना पहले इसका मतलब आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है एक्स्ट्रा। देखो बेटा फ़र्ज़ कर लो ये सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ठीक है ना, ये सारे सेल हैं फ़र्ज़ कर ले, ठीक है ना। ये क्या है? सेल। अब बेटा सेल के बाहर ना कुछ लिक्विड होता है। सेल के बाहर क्या होता है कि कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे लगाने लगा हूँ, देखिए ये लिक्विड है सारा सेल के बाहर वाला। सेल के बाहर जो लिक्विड होता है बेटा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। सेल के बाहर जो माया होता है, सेल के बाहर जो माया होता है उससे एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें दवाई आती है ज़्यादा। ये टिश्यू के इर्द गिर्द जो सेल होता है ना उनके अंदर बहुत सारी दवाई होती है, तो सेल के बाहर वाले एरिया में मेडिसिन अक्सर जमा होती है कि सेल से निकलेगी और वो यहाँ आ जाती है। तो ये वर्ड यूज़ हुआ ना, ये इसको इंटरस्टिशियम भी कहते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे लफ्ज़ आएगा, इंटरस्टिशियम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब आपको ये कॉन्सेप्ट इस वर्ड का होना चाहिए कि ये बेटा असल में किस जगह की बात कर रहा है। ये सेल के बाहर जो जगह है ये उसकी बात कर रहा है, इंटरस्टिशियम में भी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी। अब आप मुझे बताएंगे आपको बात मेरी समझ आई है, या इस हवाले से कोई सवाल आपका है तो पूछ ले, मैं दोबारा। ब्लड फ्लो, देखा बेटा ब्लड का जो फ्लो है ना ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है, ठीक है ना। जिन एरियाज में खून की सप्लाई, देखिए हमारी बॉडी में खून की सप्लाई ना यकसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में खून हर जगह पर एक सही जाता है, नो। हमारी बॉडी में कुछ एरियाज में खून की सप्लाई ज़्यादा होती है, कुछ एरियाज में खून की सप्लाई कम होती है। तो जहाँ जितना ब्लड जाएगा दवाई भी उतनी ही जाएगी। तो ब्लड फ्लो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, जहाँ खून ज़्यादा जाएगा वहाँ दवाई भी ज़्यादा जाएगी, ठीक हो गया। बड़ी सिंपल सी बात थी। तो ब्लड फ्लो के ऊपर ये सारा डिपेंड करता है। मसलन कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट होती है कि एक दफ़ा में दिल जो खून की सप्लाई करता है, एक दफ़ा में जो दिल खून की सप्लाई करता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब ये जो कार्डियक आउटपुट है यानी खून की जो सप्लाई है वो आपके दिमाग में, आपके जिगर में और आपके गुर्दों में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। आपके स्केलेटल मसल में यानी पट्ठों में, जो पट्ठे होते हैं ना हमारे, स्केलेटल मसल कहा जाता है उनमें, पट्ठों में एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, चिकनाई के टिश्यूज़ होते हैं, ये चिकनाई के टिश्यू,
चिकनाई जो होती है ना, जो स्किन जो होती है ना, हमारी स्किन, जिल्द जो होती है, स्किन, ये मैं लिख देता हूँ, जिल्द के नीचे जो जमा होते हैं ना, जिससे हम मोटे हो जाते हैं, वो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, उनमें चिकनाई जमा होती है, वहाँ खून की सप्लाई कम होती है। देखिए ना लिखा हुआ है स्टिल लोअर रेट ऑफ ब्लड फ्लो, तो यहाँ दवाई भी कम जाती है। मतलब आपके दिमाग में खून दवाई ज़्यादा जाएगी, आपके जिगर में दवाई ज़्यादा जाएगी, आपके गुर्दों को दवाई ज़्यादा जाएगी, आपके स्केलेटल मसल्स को दवाई कम जाएगी, एडिपोज टिश्यूज को कम जाएगी। ठीक है ना, स्केलेटल मसल में दवाई की मिकदार बढ़ सकती है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे पट्टे काम करेंगे, जब पट्टे काम करेंगे तो खून की सप्लाई इसको बढ़ जाएगी, जब खून की सप्लाई इसको बढ़ जाएगी तो फिर दवाई की रेशो भी आप इस तरह बढ़ा सकते हो। किसी एरिया में अगर आप खून की सप्लाई किसी तरीके से बढ़ा दें तो दवाई जो है वो उस एरिया में ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है ना, चलें, ये वाली स्लाइड भी बेटा मेरी मुकम्मल हुई है, इसके बारे में भी आप मुझे शाबाश फीडबैक दें। आपको समझ आ गया बात या आपका कोई सवाल है? ये क्या होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी क्या चीज़ होती है? देखो बेटा, कैपिलरी परमेबिलिटी क्या चीज़ होती है, पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। देखें, कैपिलरी जो होती है ना, ये खून की बारीक नाली होती है। कैपिलरीज क्या होती है, पहले मैं लिख देता हूं। ये खून की सबसे बारीक नालियां होती है, खून की बारीक नालियां होती हैं। ठीक है ना, ये खून की बारीक नालियां होती हैं। अब ये खून की जो बारीक नालियां है ना, ये किस तरीके से, देखो अब इनमें ना फर्ज कर लो ये मैं बना रहा हूं, मैं बड़ी बना रहा हूं, ये होती बहुत बारीक है, बड़ी इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ठीक है ना, फर्ज कर लो ये एक ब्लड कैपिलरी है, दिस इज द ब्लड कैपिलरी। ठीक हो गया, ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक हो गया। अब ये जो ब्लड कैपिलरी है ना बेटा, इन ब्लड कैपिलरीज में ना छोटे छोटे सुराख होते हैं। मैं ना आपको ना ये बना के दिखाता हूँ, देखें। मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा। चले मैं ना इनका कलर चेंज कर देता हूँ, फिर जो है ना वो आपको बताता हूँ जी। देखें, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैं देखता हूँ, अभी लेक्चर चल रहा है, फिर उसके बाद मैं देख के देता हूँ। ओके 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 ओके। अच्छा देखो बेटा, इसमें ना सुराख होते हैं, जो मैंने ग्रीन कलर में बनाया ना, इससे ये पोर हैं। अब देखें ना, ये होते कुछ यूं है कि ये अगर दीवार है ना यूं, तो ये कुछ यूं होते हैं, यूं होते हैं। ठीक है ना, बारीक बारीक। ये अगर ये देखें ना, ये कुछ इस तरीके से देखें, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पोर्स हैं। ठीक है, इन सुराख में से जो गुजरने की जो सलाहियत है ना, इसको कहा जाता है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी होती है गुजरने की सलाहियत। ठीक हो गया, किसी जगह से गुजरने की। अब मैंने जैसे अभी बताया कि इसमें जनाब पोर्स हैं, इन पोर्स में से चीज़ें बाहर निकलती रहती है ना, इन सुराखों में से ना चीज़ें ऐसे बाहर निकल गई इसमें से ना, या अंदर भी आ गई, अंदर भी आती रहती हैं चीज़ें ना इस तरह। तो इसको कहते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी, यानी खून की बारीक नालियों में से बाहर जाने या अंदर आने की जो सलाहियत होती है। लिख दूं, उर्दू में लिख देता हूं, खून की बारीक नालियों में से अंदर जाने की या बाहर जाने की जो सलाहियत होती है,
इसको कहते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी। अब ये सलाहियत जिसकी अच्छी होगी वहाँ दवाई ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी, जहाँ ये सलाहियत अच्छी नहीं होगी वहाँ दवाई नहीं जाएगी। अब ब्रेन है ना, दिमाग जो होता है उसमें ना कुछ एंडोथीलियल टिश्यू होते हैं, इनमें ये सुराख कम होते हैं, इसलिए दिमाग में दवाई इतनी आसानी से नहीं जाती। वो ये अल्लाह ताला ने इसलिए रखे हैं दिमाग की हिफाजत के पेश नज़र, ताकि हर चीज़ मुंह उठा के दिमाग में ना चली जाए, हर चीज़ इतनी आसानी से दिमाग में ना चली जाए। इस वजह से अल्लाह ताला ने उसके अंदर कुछ ऐसे सेल रखे हैं जिन्होंने रुकावटें डाली हुई हैं कि ताकि दिमाग में जाने से उनको रोका जा सके। तो दिमाग में भी चीज़ें जाती हैं, दिमाग में भी दवाई जाती है, लेकिन वो बड़ी सिलेक्टिव होके जाती है, चुनी हुई होती है, ख़ास खुसूसियात उनमें होनी चाहिए, फिर वो दिमाग में जा पाएंगे। लेकिन बाकी जगहों पर ये इतना नहीं होता, रुकावटें नहीं होती, तो बाकी जगहों पर आज़ाद होती है दवाई। और वो कैपिलरी परमेबिलिटी उसको इजाज़त देती है कि खून के अंदर है ना दवाई, तो खून की नालियों में छोटे छोटे सुराख हैं जिनको क्रॉस करके जो है वो दवाई मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो तकसीम हो जाती है। इसको कहते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी। चलें, ये वाली स्लाइड भी मेरी मुकम्मल हुई है, मैं फिर वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं फिर चाहूँगा कि आप मुझे रिस्पॉन्स दें, क्या आया आपको बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है ना। किसी का सवाल है तो पूछें, कि साथ में अगर किसी की बच्चे। नेक्स्ट जो है बेटा, ये देखें, मैं अभी बात कर रहा था ना पोर्स की, ठीक है ना, दो एंडोथीलियल, ये जो कैपिलरी के सेल होते हैं ना, कैपिलरी के जो सेल होते हैं, इनको बेटा, ये जो कैपिलरी सेल होते हैं ना, इनको एंडोथीलियल सेल कहा जाता है। देखें यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है, आप देखें ना, ये देखो एंडोथीलियल सेल। कैपिलरी जो ब्लड कैपिलरी होता है ना, ब्लड कैपिलरी के जो सेल होते हैं उनको एंडोथीलियल सेल, ये अक्सर में होते हैं, ब्लड कैपिलरी में भी होते हैं और जगहों पर भी होते हैं। देखो ना, ये जो सुराख है ना इनके दरमियान में, उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फिनिस्ट्री। फिनिस्ट्री का मतलब लफ्जी मतलब सुराख ही होता है, पोर, ठीक है ना। फिनिस्ट्री का मतलब असल में यही होता है, ठीक है ना। ये क्रॉसिंग कर रहे हैं, देखें ना, ये क्रॉस करके यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है बेटा, ये यहाँ पे ये देखें ना लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है सारी। तो एंडोथीलियल, ये अंदर की ब्लड कैपिलरी है, ये वाला हिस्सा, ये अंदर का, ये बाहर का है सारा टिश्यू, ठीक है ना। ये सारा हिस्सा बाहर का है, देखें ना लिखा हुआ इंटरस्टिशियल, ये बाहर का हिस्सा है, ये कैपिलरी के अंदर का हिस्सा है। बात समझ आई आपको? चलें आगे चलते हैं फिर। अब लिखा हुआ बाइंडिंग ऑफ टू प्लाज्मा प्रोटीन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा, इससे क्या मुराद है, बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन से क्या मुराद है? देखो बेटा, हमारे ब्लड में ना, ब्लड में बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, ठीक है ना। आपको जिन बच्चों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि प्लाज्मा क्या होता है। हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, ये उनके लिए है। हमारा ब्लड में दो हिस्से होते हैं खून में, एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं ब्लड सेल। देखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सेल है हमारे खून के, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, ये हमारे खून के सेल हैं। इनको छोड़ के बाकी सारा जो लिक्विड है वो प्लाज्मा है। इनको छोड़ के हमारे खून में सारा जो लिक्विड है वो क्या है, वो प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा में होते हैं कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, मसलन इसमें होती है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन जो है ना, ये जो अंडे की सफ़ेदी होती है ना, वो भी एल्ब्यूमिन होती है। ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन का मसला क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन को? बेटा, जो दवाई आपके खून में आती है, मसला ये होता है कि वो दवाई का वो मालिक्यूल प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। दवाई जो हमारे खून में आती है वो क्या करती है, वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इसमें नहीं है, उसमें कर लो ना, दोबारा इंस्टॉल कर लें, उनके साथ जुड़ जाती है, ठीक है ना, वो जुड़ जाती है, ठीक है ना, दवाई वो जुड़ जाती है। अब जो दवाई, मुझे ना
बता रहा था, देखो बेटा हमारे ब्लड में ना क्या है, मैंने बताया अभी, ब्लड में है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, और वो कितनी तरह की है? वो 2 तरह की है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, ये 2 तरह की है। आपने कभी नाम सुना है एंटीबॉडीज का? नाम सुना होगा। वो यही ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में होती हैं। इसलिए ये इसके लिए पूरा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि ये कुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी पैदा करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन भी इनको कहा जाता है। एमसीक्यूज़ का पॉइंट है ये, असल में इसलिए बताया मैंने इसलिए। देखो फ़र्ज़ करो कि ये हमारी वो खून की नाली है, ठीक है। अच्छा, अब मैं प्लाज्मा प्रोटीन के मालिक्यूल अलहदा से बना देता हूँ। देखो कि चलो ये ग्रीन में बना देते हैं जी। ये ग्रीन वाली जो है ना, ये क्या है? दीज आर प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक हो गया। अब दवाई जो है ना, दवाई मेडिसिन जब आई खून में, तो ये ले ली, ये मेडिसिन आ गई खून में। अब ये मेडिसिन ना, कुछ सारी नहीं, कुछ फ्री भी रहेगी, ये फ्री है, लेकिन कुछ जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ गई। ये अब क्या है? ये ड्रग प्लस प्लाज्मा प्रोटीन है। दवाई भी है और क्या है? ये प्लाज्मा प्रोटीन है। अब ये जो ड्रग प्लस प्लाज्मा प्रोटीन है ना, ये इनएक्टिव है। ये अब भाई ये तो हो गई इनएक्टिव ड्रग। जब तक ये ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है, ये इनएक्टिव है। लेकिन वो ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ी, वो जो ड्रग है ना, वो एक्टिव है। ये देखें ना, ये नहीं जुड़ी, जो नहीं हिस्सा नहीं जुड़ा वो एक्टिव रहेगी, वो अपना काम करेगी। ये क्या करेगी? ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वो शो करेगी। हाँ, ये जो इसके साथ अटैच हो गया है, ये जब इसको छोड़ देगी तो तब ये भी अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन। बाज़ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, आपने दवाई खाई और वेट कर रहे हैं कि दवाई का असर होगा, दवाई का असर ही नहीं, क्योंकि वो सारी की सारी दवाई तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ गई। अगर सारी की सारी प्रोटीन के साथ जुड़ गई तो वो सारी की सारी दवाई असर नहीं करेगी। जब फ़र्ज़ कर लो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन उसके साथ 2 दिन तक अटैच रहेगी, 2 दिन के बाद छोड़ देगी, तो उस दवाई का असर 2 दिन के बाद होगा। ये इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दवाई प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज़्यादा अटैच होती है, कौन सी दवाई प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कम अटैच होती है, और कैसे आप जो है प्लाज्मा प्रोटीन वाले मसले को ठीक कर सकते हैं।